नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का ये अगला भाग है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 और भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 तक और इस भाग का नाम है नागरिकता। तो हम नागरिकता से संबंधित सभी फैक्ट पढ़ेंगे, यानी भारत में कितने प्रकार से व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले सकता है और कितने प्रकार से नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और अगर आप एक आम नागरिक हैं, अपनी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, तब भी आप देखिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें निकल करके आपको सामने आएंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते थे और आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप धैर्य रखिएगा और स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी पूरी बात आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप क्या है। तो देखिए, किसी भी देश की नागरिकता एक अधिकार होता है जो वहाँ की सरकार उस व्यक्ति को देती है। वहाँ का व्यक्ति अगर नागरिक वहाँ का बन जाए, जैसे मैं अगर भारत की बात करूँ तो जो व्यक्ति भारतीय नागरिक बन जाए तो उसको अन्य लोगों से ज़्यादा अधिकार मिलता है। जैसे भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और एक वे हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, यानी कि गैर नागरिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे गैर नागरिक कैसे रह सकते हैं? तो बिल्कुल रह सकते हैं। जो विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के रहते हैं वीजा पर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, या जो शरणार्थी के रूप में रहते हैं, तो वो गैर नागरिक ही तो हैं, वो भारत के नागरिक कहाँ हैं। लेकिन उनको भी अधिकार मिलता है, लेकिन इनको अधिकार ज़्यादा मिलता है। जैसे भारत का जो मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया है, उन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलता है। तो ये अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, जब हम मौलिक अधिकार आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी यहाँ का विषय नहीं है। तो कहने का मतलब नागरिकता एक स्टेटस है। देखिए, पूरी दुनिया में 3 प्रकार से लोग नागरिकता के आधार पर रहते हैं। एक नागरिक होते हैं, एक विदेशी होते हैं और एक वे होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते। तो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, नागरिक है, मैं भारत को ही उदाहरण मान के कर रहा हूं, यानी कि एक व्यक्ति वे हैं जो भारत के नागरिक हैं, एक व्यक्ति वे हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, यानी कि वे विदेशी हैं, और एक वे हो सकते हैं जो गैर नागरिक, यानी कि किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, न वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, न अमेरिका के, न भारत के। उनको किसी देश ने उनको नागरिकता नहीं दी है, वो छिप छिप के रहते हैं। जैसे कि आतंकवादी, हालांकि कुछ आतंकवादी किसी देश के नागरिक रहते हैं, लेकिन कुछ आतंकवादी जो ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, किसी देश के नागरिक नहीं रहते, छुप छुप के रहते हैं। तो गैर नागरिक। तो नागरिकों के बारे में क्या क्या अधिकार है, नागरिकता भारत में कैसे ली जाती है, अभी हम संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। अभी हम विदेशी की अगर बात करें तो विदेशी में मुख्य रूप से विदेशी 3 प्रकार के होते हैं, यानी भारत में ही जो विदेशी रहते हैं वो 3 प्रकार से रहते हैं। एक लीगल है, लीगल यानी कि लीगल रूप में, वैध रूप में रहते हैं, इनके पास वीजा है, इनके पास परमिट है, इनके पास इनकी आइडेंटिफिकेशन है, और ये अभी कितने समय तक रुक सकते हैं, इनके पास अभी भी समय है। तो इन्हें बोला जाता है लीगल विदेशी। एक वे होते हैं जो इल्लीगल होते हैं। इल्लीगल का मतलब कि हो सकता है कि वीजा पर तो आए थे 3 साल के, लेकिन 3 साल का वीजा खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, लेकिन अभी भी वो छुप छुप के रह रहे हैं, तो ये इल्लीगल है। जैसे ही वो पकड़े जाएंगे उनको सजा होगी। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो ये इल्लीगल हो गए। या परमिट पर आए थे, परमिट खत्म हो गया है, या फिर सीमा को क्रॉस करके छिप छिप करके आए हैं, चुपके से आए हैं, ये भी इल्लीगल है। तो 2 प्रकार के लोग हो गए। तीसरे प्रकार के होते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी, जो कि लीगल और इलीगल की बात मत करिए। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी देश में किसी व्यक्ति को बहुत परेशान किया जा रहा है,
और उसको लगता है कि अगर हम भारत चले जाएंगे या किसी और देश चले जाएंगे तो हमारा प्राण बच सकता है, हम वहां पर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तत्काल उस देश का नागरिक बन नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण के लिए तस्लीमा नसरीन की बात करूं तो बांग्लादेश की लेखिका हैं, उन्होंने एक किताब लिखी लज्जा। तो वहां के लोग बांग्लादेश के लोग थे, उनको लगा कि हमारे खिलाफ लिखा गया है, ठीक है, तो उनको वहां से भागना पड़ा, इतना उनको टार्चर किया गया कि उनको भागना पड़ा और भारत में उनको शरण लेनी पड़ी। तो अभी वो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन वो शरणार्थी के रूप में हैं। तो अगर उनके पास हो सकता है कि लीगल वीजा ना हो, वीजा कहाँ है, नहीं है भी नहीं, ना ही उनको परमिट है, लेकिन भारत ने उनको शरण दे रखी है, वो भारत की नजर में है, छुप छुप के नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे तिब्बती लोग जो दलाई लामा के साथ आए थे, वो भी शरणार्थी के रूप में हैं। तो बहुत से लोग शरणार्थी के रूप में हो सकते हैं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं किसी भी देश में हो सकते हैं। तो विदेशी किसी भी देश में 3 प्रकार के, लीगल, इलीगल और रिफ्यूजी, शरणार्थी। गैर नागरिक तो बताए, ये किसी के नजर में नहीं आते, छुप छुप कर ही रहते हैं, जैसे ही पकड़े जाएंगे इनको सजा होगी। अब बात आती है नागरिकता की, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण होती है और कैसे नागरिकता समाप्त हो जाती है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है उसका भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो दूसरा ही भाग अनुच्छेद 5 से शुरू हो जाता है, 11 तक जाता है और इसमें नागरिकता के बारे में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, दुनिया के कोई भी संविधान हो उसमें हर बात नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि अगर हर बात लिखी जाएगी तो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा। भारत का भी संविधान शायद इसीलिए बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि और देशों के संविधान में जो बातें वहां के कानून में, एक्ट में, अधिनियम में लिखी जाती हैं, वो बातें यहाँ के संविधान में भी लिख दी गई हैं, इसलिए यहाँ का संविधान बहुत बड़ा हो गया है। फिर भी भारत के संविधान सभा के लोगों ने ये इस बात का ध्यान में रखा कि हम सारी बातों को संविधान में नहीं लिखेंगे, कुछ हम संसद पर छोड़ देंगे ताकि वो कानून बना करके समय देश के अनुसार वो कानून बना सके। तो इसी बात को ध्यान में रखा गया और जो शुरुआती संविधान में जो नागरिकता के संबंधित बातें थी वो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 में लिख दी गई। इन चारों अनुच्छेदों के माध्यम से ये बताया गया भारतीय संविधान में कि नागरिकता व्यक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, और अनुच्छेद 9 में बताया गया कि कैसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में बताया गया कि जब व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा तो वो बना ही रहेगा, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और अनुच्छेद 11 में बताया गया कि अनुच्छेद 11 एक अधिकार देता है संसद को कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो क्या लिखी गई है? अनुच्छेद 5 में लिखी गई है कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन पूरी तरह से संविधान लागू हो गया, उस दिन के पहले तक जो व्यक्ति भारत में 5 साल से रह रहा हो और वह भारत का नागरिक बनना चाहता हो तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा डोमिसाइल के आधार पर। इसको डोमिसाइल कहा गया। डोमिसाइल का मतलब होता है कि बसने के लिए, मतलब वहां रहने के लिए जब व्यक्ति जाए, वहां का नागरिक बनने के लिए। तो जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, इटली का है, किसी भी देश का है, अगर वह भारत में 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से रह रहा है और वो अब कहता है कि मैं भारत का नागरिक होना चाहता हूं, तो वह भारत का नागरिक आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 6 में किया गया, मतलब लिखा गया P2I, मतलब पाकिस्तान से इंडिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। बनने के बाद क्या हुआ? भारत के नागरिकों को, जो उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही प्रकार के नागरिक थे,
उनको ये कहा गया कि अब आप या तो पाकिस्तान चले जाएं या तो आप भारत में रहें। तो पाकिस्तान जिस सीमा के अंतर्गत आया, वहां से ये छूट दी गई कि वहां का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के अगर रहता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए वह भारत का नागरिक होगा, और इसके लिए एक तारीख मुकर्रर की गई 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ जाएगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक, ये अनुच्छेद 6 में लिखा गया। अनुच्छेद 7 में लिखा गया इंडिया टू पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान बसने के लिए जाए, लेकिन वहां जाने के बाद उसको अच्छा न लगे और फिर से उसकी मंशा हो कि हम भारत चलें, तो एक तारीख निश्चित की गई कि उतने ही समय में वो लौट सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान से फिर भारत आ जाए तो फिर से उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए तारीख थी 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 वो तारीख थी जिसके लिए ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान चला जाता है भारत से, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाने के बाद अगर वो फिर से वापस आ जाता है तो फिर से वो भारत का नागरिक बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये अनुच्छेद 7 में कहा गया। अनुच्छेद 8 में कहा गया PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाके बस गया है, कनाडा जाके बस गया है, या इटली में रहता है, लेकिन वो अब चाहता है कि भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान बन गया, तो अब हम अपने देश भारत चलें, लेकिन वो भारत का नागरिक तो है नहीं, अब तो वो वहाँ का नागरिक हो गया है। तो उनके लिए छूट दी गई कि वो व्यक्ति जो भारत से चले गए हैं विदेश में रहने के लिए, अगर वो अब भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो 26 जनवरी 1950 के पहले वहाँ के एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाएं नागरिक बनने के लिए, तो वो नागरिक बन जाए। सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई भी करवा ले, कोई भी नहीं, जो यहाँ से गया है वो। तो ये अनुच्छेद 8 में कहा गया। इतनी ही बातें भारत के संविधान में नागरिकता के लिए लिखी गई है। अनुच्छेद 9 में कहा गया, अनुच्छेद 9 में लिखा है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो जिस क्षण वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है उसी क्षण वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो जिस क्षण वो दूसरे देश का नागरिक बनेगा उसी क्षण भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में लिखा गया। अनुच्छेद 10 में कहा गया, अनुच्छेद 10 एक गारंटी है। गारंटी का मतलब नागरिकता की गारंटी है। जिन व्यक्तियों को इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो चुकी है भारत की, उनकी नागरिकता भविष्य में छीनी नहीं जाएगी, इसकी गारंटी अनुच्छेद 10 देता है। लेकिन संसद को भी ये अधिकार देता है कि आप विधि बना करके नागरिकता में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जो नागरिक, अगर आप किसी की नागरिकता को छीनना ही चाहते हैं, उसकी नागरिकता को समाप्त ही करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विधि बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक ही झटके में सरकार ने चाहा तो हम नागरिकता समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं, विधि बनानी पड़ेगी। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया। और अनुच्छेद 11 है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें लिखा गया कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति है, यानी संसद को शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 11। यानी भविष्य में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 26 जनवरी 1950 तक की ही बात है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहे तो उसके लिए तो संविधान में कुछ लिखा ही नहीं गया है। इसीलिए अनुच्छेद 11 में लिख दिया गया कि इसकी जिम्मेदारी हम संसद को देते हैं। संसद एक विधि बनाए, एक अधिनियम बनाए, एक कानून बनाए, और उसमें पूरी बात वो लिखे कि हम किस प्रकार से
अब लोगों को नागरिकता ग्रहण कराएंगे और कैसे समाप्त कराएंगे। तो इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने CA 1955 पास किया। CA ध्यान रखिएगा, CAA नहीं, CA सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो देखिए क्या लिखा है, CA सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। ये CAA नहीं, CAA बाद में आया, 1986 में आया, 92 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2015 में आया। CAA का क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम है। तो ये किसका संशोधन अधिनियम है, इसका, यानी जो 1955 में संसद ने बनाया CA नागरिकता अधिनियम, उसमें जो बातें लिखी गई उसमें जब भविष्य में कोई बदलाव होगा तो उसको CAA कहा जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि CA क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर आज तक व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान होती है और नागरिकता समाप्त होती है। तो ये जो CA है इसमें कुल 19 सेक्शन है। ठीक है, 19 सेक्शन, बहुत छोटा सा ये अधिनियम है, 19 सेक्शन है। तो इसमें से नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके बताए गए हैं। तो नागरिकता भारत में कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 5 प्रकार से। कौन कौन प्रकार है, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है उसका नाम है बाई बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर या जन्म से, जन्म के आधार पर, बात को समझिएगा। दूसरा है बाय डिसेंट, यानी कि वंश क्रम से। तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, तब तीसरे, चौथे और 5वें में आते हैं। जन्म से इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बच्चा जब भारत के सीमा के भीतर पैदा होता है, यानी कि जहां तक भारत की सीमा है, जहां तक भारत है, उसके भूभाग पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि उसके पिता भारतीय नागरिक हों। शुरू में 1955 में यही बात लिखी गई थी कि उसके पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उसका बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। माता को नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में 86 में सब संशोधन किया गया तो उसमें माता भी लिख दिया गया कि अब कोई भी बच्चा जो भारत में पैदा होता है, अगर उसके पिता भारतीय हैं तब भी वो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, या उसकी माता भारतीय हैं तब भी, या फिर दोनों भारतीय हैं तब भी। जैसे आज आप देखते होंगे CSC में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको जन्म सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पिता भी भारतीय नागरिक है और उसकी माता भी भारतीय नागरिक है। तो यही आधार है जन्म से, और जिसको जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो गई उसकी नागरिकता कभी भी भविष्य में नहीं छीनी जा सकती, वो चाहे जितना अपराध कर दे। उसको फांसी हो सकती है, अलग बात है, कठोर से कठोर सजा मिल सकती है, अलग बात है, लेकिन जन्म के आधार पर अगर व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया है तो उसकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है बाय डिसेंट, यानी कि वंश क्रम से। इसका मतलब यदि किसी भी भारतीय पिता, भारतीय पुरुष या भारतीय महिला या दोनों भारतीय हो, उनका बच्चा अगर विदेश में पैदा होता है तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। यहां जन्म के आधार पर क्या है कि भारत के पिता हो, माता हो, बच्चा भी भारत में पैदा हो, या पिता हो अकेले या फिर केवल माता हो। यहां पर क्या कहा गया कि माता पिता दोनों भारतीय हो या कोई एक भारतीय हो और उनका बच्चा विदेश में पैदा हो तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। इसके लिए उनको क्या करना होगा कि 1 साल के भीतर वहां के एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरल भाषा में समझिए, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये पिता है, बी नाम की महिला है, ये माता है, ये दोनों भारतीय नागरिक हैं, ये दोनों अमेरिका गए हैं घूमने के लिए। वहीं पे
सी नाम के बच्चे को इन्होंने जन्म दिया। तो देखिए, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करने की एक अलग प्रोसेस है। वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका में पैदा हो जाएगा ना, तो वो वहां का नागरिक बन सकता है। तो ये जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, इसके पास दो विकल्प है। या तो इनके माता पिता इसको अमेरिकी नागरिक बनाए, बड़े आसानी से ये अमेरिका का नागरिक अब बन जाएगा क्योंकि ये अमेरिका में पैदा हुआ है। ये नियम आज भी वहां लागू है। लेकिन अगर ये वहां का नागरिक नहीं बनना चाहता, इसके माता पिता इसे भारतीय नागरिक अपनी तरह भारतीय नागरिक बनाना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि 1 वर्ष के भीतर वहां जाकर के एम्बेसी में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर 1 वर्ष के भीतर नहीं कराएंगे, तब वो वंश क्रम से भारत का नागरिक नहीं बनेगा, दूसरे क्रम से बनेगा। वो क्रम अभी आगे आएगा। तो हमने क्या समझा कि वंश क्रम में बच्चा विदेश में पैदा हो तो भी भारतीय नागरिक बन सकता है। तीसरी बात लिखी गई बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा। इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन करके भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो इस पंजीकरण के 2 प्रोसेस हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 प्रकार से पंजीकरण करा के भारत का नागरिक व्यक्ति बन सकते हैं। पहला PIO के लिए और अदर के लिए। PIO मैं बार बार लिख रहा हूं, इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय मूल के व्यक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा है और वो अब जाकर के विदेश में रह रहा है, तो उसके बच्चे या स्वयं वो या उसके बच्चे के बच्चे भारत का नागरिक अगर बनना चाहते हैं तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा? एक शर्त है कि उसे भारत में आकर के 7 वर्ष तक रहना होगा। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष तक भारत में रह करके ये दिखाना होगा कि हाँ, मुझे भारत अच्छा लगता है, अब मैं भारत में रह सकता हूं। और इस 7 वर्ष में क्या होगा कि 1 वर्ष तो वो लगातार रहा हो, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करे उसके पीछे से 1 साल तक वो लगातार रहा हो, और उसके पहले 6 साल रहा हो 8 सालों में। समझिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है और आज तारीख है 2 जुलाई 2021। आज मान लीजिए वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब स्वीकार्य होगा? जब वह 2 जुलाई 2020 से लगातार भारत में रहा हो, कभी वो विदेश न गया हो, तब तो उसका रजिस्ट्रेशन स्वीकार होगा। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि 2020 के पहले वो 6 साल तक भारत में रह चुका हो 8 साल में, यानी कि 8 साल रहा हो, भले वो बीच बीच में गया हो, लेकिन पूरा जोड़ा जाए तो 6 साल आए। अगर वो 6 साल बिता चुका है प्लस 1 साल ये 7 साल भारत में रह चुका है, तो वो भारत का नागरिक अब बन जाएगा। ये व्यवस्था है PIO के लिए। इनके अलावा जो PIO नहीं है, कोई अदर हैं, यानी उनके माता या पिता कोई रिश्तेदार भारत के नागरिक कभी भी नहीं रहे हैं और वो अब भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? उनको विवाह करना होगा। यही एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। विवाह का मतलब कि अगर कोई महिला, कोई अमेरिकी महिला, मैं अमेरिका का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अमेरिका का नाम सब लोग सुने होते हैं, बाकी कोई भी देश आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान भी, किसी भी देश की कोई भी महिला अगर भारत की नागरिक बनना चाहती है और उसका कोई भी पूर्वज कभी भी भारत का नागरिक नहीं रहा है, तो वो महिला अगर भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी कर लेती है, किसी भी जाति धर्म मजहब के व्यक्ति से, यानी भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो अब वह 7 वर्ष बिताने के बाद, प्रोसेस यही है 1 + 6, 7 वर्ष बिताने के बाद वो भारत की नागरिक बन सकती है। कोई पुरुष भी अगर भारतीय महिला से विवाह कर लेता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सानिया मिर्जा भारतीय महिला हैं, शोएब मलिक पाकिस्तानी पुरुष हैं, दोनों का विवाह हो गया। तो अब भारत के नियम के अनुसार शोएब मलिक यहाँ के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि शोएब मलिक को यहाँ आकर के 7 वर्ष रहना होगा।
1 साल लगातार जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके पहले 6 साल तक और। तो इतनी बात समझ में आई, ये सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का। अब अगला आता है बाई नेचुरलाइजेशन, यानी देसीकरण द्वारा। ये क्या है? देसीकरण द्वारा। देसीकरण द्वारा का मतलब होता है, जैसे अभी आप समझिए कि यहां तो जन्म से व्यक्ति बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, वंश परंपरा से बन गया, यहां भी वंश परंपरा से ही बना है। अब इसमें और इसमें एक फर्क है, मैं थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर दूं। अभी मैंने यहां पे बताया कि जो व्यक्ति, जिसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हों, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा, 7 साल बिताना होगा। लेकिन यहां पर अगर वो विदेश में पैदा हो, उसके माता पिता भारतीय हो, तो वो रजिस्ट्रेशन वहीं पे करवा के बन सकता है, लेकिन 1 साल के भीतर ही। बच्चा जब पैदा हो तो 1 साल के भीतर ही रजिस्ट्रेशन करवाता है अगर, तब वो बाय डिसेंट क्रम से नागरिक बनेगा। लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर बीत जाए, फिर उसको नागरिक बनाना पड़े, तब पंजीकरण द्वारा ये 7 साल वाला प्रोसेस चलेगा। तो अगर कोई मान लीजिए इन तीनों के हिसाब से परफेक्ट नहीं उतरता है, फिर भी वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो अब उसके लिए देसीकरण एक प्रक्रिया है। देसीकरण में 2 तरह की व्यवस्था है, एक है वीआईपी लोगों की व्यवस्था और एक है सामान्य यानी कि जनरल लोगों की व्यवस्था। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, वीआईपी यानी कि खास और यहां पर सामान्य यानी कि आम व्यक्ति। वीआईपी का मतलब यहां पे ये नहीं हुआ कि कोई बहुत अमीर हो, पैसे वाला हो, ऐसा नहीं है। यहाँ वीआईपी का मतलब एक कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी देश का, वो कला के क्षेत्र में बहुत नाम किया है, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि उसने कोई बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हो और वो फेमस हो गया हो, विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि वो साइंटिस्ट हो या दार्शनिक हो या समाज सेवी हो, ये 5-6 क्षेत्र रखे गए हैं। अगर इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बहुत सफल हुआ है, तो वह अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। जो खास नहीं है, आम व्यक्ति हैं, वह अगर भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनको 12 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ध्यान रहे, 12 वर्ष तक। और यह 12 वर्ष में 1 वर्ष तो लगातार और 11 वर्ष और। वो एक क्या है, अभी जैसे मैं बताया ना 7 वर्ष के लिए कि 1 साल लगातार और 6 वर्ष और, ठीक वैसे ही यहाँ भी है कि जब रजिस्ट्रेशन कराए, यानी कि जब वो देसीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उसका जब एप्लीकेशन जाए, तो उससे 1 साल पहले से वो लगातार भारत में रह रहा हो, और उसके पहले वो 14 साल शायद, हाँ 14 साल में 11 साल तक वो भारत में लगातार या बीच बीच में ही करके वो रहा हो। तो इस तरह से 12 साल तक उसे रहना पड़ेगा, तब जाके देसीकरण द्वारा वह भारत का नागरिक बन जाएगा। और इसके साथ एक शर्त और है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इनमें से कोई एक भाषा का उसे नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 22 भाषाओं में वो कोई भाषा नहीं जानता, और मान लीजिए कि इटली का है, वो इटालियन जानता है, और भारत की कोई भाषा नहीं जानता, तब वो नहीं बन पाएगा, चाहे वो 12 नहीं 22 साल रहा हो। तो उसका देसीकरण हो रहा है ना, यानी कि देश के हिसाब से वो ढल गया है, ये सब देखा जाएगा। संविधान के प्रति आस्था व्यक्त किया हो, उसको शपथ दिलवाई जाएगी बाकायदे, तब वो भारत का नागरिक बनेगा। तो ये हो गई प्रक्रिया। अब आप कहीं ये तो दुविधा में नहीं है कि यहाँ पे तो 12 वर्ष है और यहाँ इन लोगों के लिए 7 ही वर्ष है। तो यहाँ इन लोगों के लिए 7 वर्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ तो इनके पूर्वज थे यहीं के, ये लोग किसी भारतीय से विवाह किए इसलिए, और यहाँ तो ये विवाह भी नहीं किए। अगर ये विवाह कर लेंगे तो देसीकरण नहीं, तब पंजीकरण द्वारा ही इनका नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 4 प्रावधान है। 5वां प्रावधान है भूमि अर्जन द्वारा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत किसी देश को जीत ले, किसी देश के छोटे से भूभाग को ही मान ले जीत ले, तो उस भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्ति अब भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो पांडिचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, यानी यहाँ के लोग विदेशी नागरिक थे। लेकिन जब ये जीता गया, भारत में मिलाया गया, तो यहाँ के लोग बिना इसके झमेले के सीधे वो भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि वो भूभाग अब भारत में आ गया।
तो इस प्रकार भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो नागरिकता प्राप्ति के ये 5 तरीके हैं और ये पांचों इस समय लागू हैं। मैंने जो बताया ये सारी बातें 1955 में ही नहीं लिखी गई थी। समय समय पर संशोधन के माध्यम से आज ये बातें इस तरह से हूबहू हैं। अब हम देखते हैं कि नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। नागरिकता समाप्ति के 3 प्रोविजन हैं। पहला है कि व्यक्ति स्वतः त्याग कर दे। कोई भी भारतीय व्यक्ति है और वो कहता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा, मैं इस नागरिकता का त्याग करता हूं, तो त्याग कर दे, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि संसद उसकी नागरिकता छीन ले, यानी कि संसद द्वारा छीनना। और ध्यान रहे, संसद उसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है जो जन्म के आधार पर नागरिक न बना हो। अगर जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिक बना है तो संसद उसकी नागरिकता को नहीं छीन सकती। बताए ना कि वो चाहे जितना जुर्म कर दे, आप उसको फांसी करा दीजिए, अलग बात है, लेकिन नागरिकता नहीं समाप्त कर सकते। नागरिकता समाप्त तभी होगा जब जन्म के अलावा जो 4 प्रकार हैं उनमें से किसी प्रकार से आप नागरिक बने हो। जैसे आपने गलत डॉक्यूमेंट्स देकर के नागरिक बन गए, बाद में डॉक्यूमेंट्स जांच हुई, पता चला फर्जी है, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या आप शत्रु देश की सेना में आप खुफिया काम करने लगे, एक तो विदेशी थे, आप भारत के नागरिक बने और अब आप विदेश की खुफिया देने लगे, सूचना देने लगे, पकड़े गए, देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये है। और तीसरा प्रावधान अभी मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि जब आप विदेशी बन जाते हैं, यानी किसी दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं, तो स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 प्रावधान है नागरिकता समाप्ति के, कि स्वतः त्याग कर दें, या संसद विधि बनाकर छीन ले, या आप विदेशी नागरिक बन जाएं, यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लें। तो जो CA था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें 5 प्रकार नागरिकता अर्जित करने के और 3 प्रकार नागरिकता समाप्ति के बताए गए थे। इसमें बाद में संशोधन हुआ जिसे CAA कहा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। पहली बार 1986 में हुआ, दूसरी बार 1992 में हुआ, तीसरी बार 2003 में हुआ, चौथी बार 2005 में हुआ और 5वीं बार 2015 में हुआ, और अब 6वीं बार की प्रोसेस 2019 में चल रही है। और ये बहुत विवादों में है, इसीलिए अभी इसको फाइनल नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आना बाकी है। तो इस तरह से यहाँ इतना CAA हुआ है, और इन सभी में जो जो बदलाव हुआ है वो सबको मैं मिला करके आपको अभी एक साथ पढ़ा दिया हूँ। इसलिए कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो जो बातें आज आप पढ़े आप उसको लिख सकते हैं, उसको आप फाइनल सत्य मान लीजिए। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना सुझाव मुझे दीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो है, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, UP PCS की कर रहे हो, लोअर की कर रहे हो, मेरा यकीन मानिए अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न कभी भी परीक्षा में आपका गलत होगा। आप बहुत अच्छे से संविधान समझ जाएंगे, और अगर आप एक आम नागरिक हैं तब भी आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आप बहुत जागरूक होंगे, क्योंकि ये सब तो सबको जानना चाहिए, ये जागरूकता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट भाग में मिलते हैं संविधान के, तब तक के लिए नमस्कार।